चलिए नेक्स्ट टॉपिक है ग्रंथि, जिसको मॉडर्न में सिस्ट से कोरिलेट किया गया है। एक सेकेंड। ठीक है, तो हम ग्रंथि पढ़ रहे हैं। ग्रंथि को मॉडर्न में सिस्ट से कोरिलेट किया गया है। बहुत बार आपने पढ़ा होगा ग्रंथि को। आज डिटेल में बात करेंगे इसकी। ग्रंथि है क्या? सग्रंथि ग्रथना स्मृता, यानी कि ग्रथन की क्रिया मुख्यतः होने के कारण इसको ग्रंथि कहा गया है। ग्रथन का मतलब क्या है कि बॉडी के किसी भी एक पार्ट में दोष इकट्ठे हुए और वहां पर दोष ग्रंथि फॉर्म में हो जाते हैं, ग्रथित फॉर्म में हो जाते हैं, इसीलिए इसको ग्रंथि कहा गया है। तो शरीर के एक प्रदेश में दोष एकत्रित होकर अगर ग्रंथित हो जाते हैं, ग्रंथि फॉर्म में हो जाते हैं, वहीं इकट्ठे हो जाते हैं, गांठ नुमा हो जाते हैं, तो उसे हम ग्रंथि कहते हैं। डेफिनेशन क्या है? विग्रथितम च शोथम कुर्वन्ति, यानी कि दोष प्रकोपित होकर के शरीर के किसी एक या विशिष्ट स्थान पर ग्रथित स्वरूप में होकर एक शोथ उत्पन्न करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कहीं भी किसी भी तरीके का ग्रंथि है, कोई भी फाइब्रॉइड है, तो वहाँ पर शोथ तो होता ही होता है, इडिमा होती है, इन्फ्लामेशन होता ही होता है। तो वो गांठ नुमा होता है, ग्रंथि रूप में होता है, इसीलिए उसको ग्रंथि नाम दिया जाता है। संप्राप्ति क्या रहती है? संप्राप्ति एक ही चलेगी कि दोष एक जगह जाके इकट्ठे हो गए, दोष एक जगह जाके ग्रंथि फॉर्म में हो गए। तो संप्राप्ति में क्या हुआ? वातादि दोष कुपित होकर के तीनों के तीनों वात पित्त कफ कुपित होकर के कहाँ गए? मांस और रक्त को दूषित करने गए। तो मांस और वातादि तीनों दोष कुपित हुए, कुपित होकर के वो मांस और रक्त को दूषित करते हैं और मांस और रक्त को भी अपने साथ मिला लेते हैं, जिससे एक व्रत उन्नत कठिन स्वरूप का शोथ होता है, जिसको हम ग्रंथि नाम देते हैं। कफानुबद्ध मेद मांस रक्त की दुष्टि कर व्रत उन्नत ग्रंथि उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे जो वात पित्त कफ है वो मांस रक्त साथ साथ मेद इन सबको दूषित करके व्रत उन्नत कठिन स्वरूप की ग्रंथि बनाते हैं, जिसको हम ग्रंथि रोग कहते हैं। दोष क्या होता है ग्रंथि में? कफ प्रधान त्रिदोष रहता है। दूष्य कौन है? दूष्य याद रखने इंपॉर्टेंट है, आपको ग्रंथि के दूष्य अच्छे से याद रखने हैं। मेद मांस और रक्त तीन दूष्य जो होते हैं वो ग्रंथि में दूषित होते हैं। अब भेद भी इसके इम्पोर्टेंट है, यही पीजीटी में पूछे जाते हैं भेद। तो आचार्य सुश्रुत ने ग्रंथि के जो है कितने भेद बताए हैं? 5 भेद बताए हैं। वातज पित्तज कफज मेदज और शिराज। सन्निपातज ग्रंथि नहीं होती है। रक्तज ग्रंथि नहीं है, रक्तज नाम ना देके क्या नाम दिया है? शिराज नाम दिया है, तो ध्यान रखना। और इम्पोर्टेंट चीज, सुश्रुत ने मासज भेद नहीं दिया है ग्रंथि का, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्बुद भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, इनके भेद में ही कंफ्यूजन होगा आपको आगे चल के। ग्रंथि और अर्बुद के भेद में आपको बहुत कंफ्यूजन होने वाला है, इसीलिए डे 1 से क्लियर रखना इनको। और यही पीजीटी के एग्जाम में भी यही पूछे जाते हैं। तो सुश्रुत ने कितने भेद बताए हैं? 5 भेद बताए हैं, वातज पित्तज कफज मेदज और शिराज। चरक ने ये 5 तो बताए हैं, इनके साथ साथ एक मासज भेद भी बताया है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये बनता है, ग्रंथि का मासज भेद किसने बताया है? सुश्रुत। पहला भिड़ते ही सुश्रुत आता है दिमाग में, सुश्रुत ने नहीं बताया है, चरक ने बताया है। सुश्रुत ने केवल कितने वेद बताए हैं? 5। चरक ने कितने वेद बताए हैं? 6। भागवत 9 वेद बोल देता है, चरक वाले 6, उसके साथ रक्तज, यानी कि अब सुनना ध्यान से, भागवत सिराज भेद अलग बताता है, रक्तज भेद अलग बताता है, क्योंकि 6 तो ये चरक वाले हो गए जिसमें सिराज ऑलरेडी है, ठीक है। और उसके अलावा एक रक्तज भेद भी बताता है, अस्थि भी बताता है और व्रण ग्रंथि, यानी कि टोटल 9 भेद ऑफ ग्रंथि किसने बताए हैं? भागवत ने, जिसने सिराज भी अलग बोला है और रक्तज भी अलग बोला है, अस्थि में भी ग्रंथि बताई है, व्रण में भी ग्रंथि, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था किलोइड, उसके बारे में। सबसे पहले लक्षण की बात करते हैं वातर ग्रंथि की। तो लक्षण कुछ खास नहीं है, वही जो वेदनाएं वायु की होती हैं जो आपको जनरली आती हैं, वही सारा है। इम्पोर्टेंट इसमें केवल भेद है, ठीक है। तो वातज ग्रंथि में लक्षण क्या आएंगे? आयामवत वेदना होगी, स्ट्रेचिंग होगी उस स्थान की जहाँ पर वातज ग्रंथि उपस्थित होगी। तोद वेदनवत वेदना होगी, वो स्थान कृष्ण वर्ण का हो जाएगा, कर्कश हो जाएगा। जिस तरीके से बस्ती को खींचा जाता है, बस्ती में जो खिंचाव होता है, उसके समान वहां पर स्पर्श फील होगा। अकस्मात उस स्थान की वृद्धि हो जाएगी। और वायु में चल गुण होता है, तो मान लीजिए ग्रंथि यहाँ है, ठीक है, अभी यहाँ पे, और थोड़ी देर बाद ये ग्रंथि इस जगह शिफ्ट हो सकती है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान में ये वातज ग्रंथि मूव कर सकती है, क्योंकि वायु में चलगुण प्रेजेंट
होता है। और जब इसका भेदन हो जाता है तब इसमें से स्राव आपको इम्पोर्टेंटली याद रखने हैं। वातज ग्रंथि में से कैसा स्राव होता है? जलवत रक्त स्राव होता है, जल के समान रक्त का स्राव होता है। किसमें से? वातज ग्रंथि में से, अगर इसका भेदन हो गया हो तो। फिर उसके बाद आती है पित्तज ग्रंथि। पित्त में वही पित्त वाले कॉमन लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। वही उस ग्रंथि वाले स्थान पर दाह होगा, उष्णता, पाक, जोश, पक्वत, वेदना, जलन का अनुभव बहुत ज्यादा होगा। स्थान रक्त पीतवर्णी हो जाएगा, उसमें जल्दी से पाक हो जाएगा। भिन्न होने पर उष्ण रक्तस्राव होगा। जलवत रक्तस्राव वातज में, भिन्न होने पर उष्ण रक्तस्राव पित्तज ग्रंथि में। ठीक है, याद रखोगे। फिर आती है कफज ग्रंथि। कफज ग्रंथि में क्या होता है? सुश्रुत के अकॉर्डिंग कफज ग्रंथि में डिस्कलरेशन नहीं होता है, जैसा त्वचा का वर्ण है वैसा ही रहता है। तो सुश्रुत इसको अविवर्णता कह देता है, बागवट इसको तक सवर्णी कह देता है। दोनों का मतलब एक ही है। कफ की अधिकता होने की वजह से वहां पे पेन ज्यादा नहीं होता है, लेकिन कफ अधिक है इसीलिए कंडू बहुत ज्यादा होगी। और कफ बढ़ा रहता है इसीलिए देर से बढ़ेगा। आलसी स्वभाव का है इसीलिए चिरा अभिवृद्धि होगी, देर से पाक होगा। लेकिन अगर इसमें भेदन हो गया, भिन्न हो गया, तो शुक्ल घन पूय का स्राव यहाँ से होगा। फिर आती है मेदज ग्रंथि, जिसको लिपोमा कहते हैं। बहुत कॉमन है ये, जनरली आजकल बहुत सुनने को मिलते हैं लिपोमा के केस। इसमें होता क्या है? मेदज जो ग्रंथि है, अगर शरीर की ग्रोथ हो रही है तो इसकी ग्रोथ होगी, अगर शरीर घट रहा है तो इसमें भी क्या होगी? इसका भी क्या होगा? क्षय होगा। तो शरीर की क्षय वृद्धि के अनुसार ही इसकी क्षय वृद्धि होती है। मेद भी कफ के स्वभाव वाला ही होता है, तो रुजा अल्प होगी, कंडू बहुत ज्यादा होगी। और भिन्न होने पर इम्पोर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एआईपीजीटी में पूछा जाता है, मेदज ग्रंथि से स्राव कैसा होता है? सर्पी पिन्याक वत मेद का स्राव होता है मेदज ग्रंथि से। और मेदज जो ग्रंथि होती है वो स्निग्ध होती है, महान स्थान पर होती है और चंचल होती है। केवल आपको स्राव सारी ग्रंथि के अच्छे से याद रखने हैं। फिर आती है शिरा ग्रंथि। शिरा ग्रंथि किस कारण से होती है? जो ज्यादा व्यायाम करते हैं, जिसको हम वेरिकोज वेन से भी कोरिलेट करते हैं। ज्यादा व्यायाम की वजह से, ज्यादा पैदल चलने के उपरांत अगर कोई सहसा पानी में प्रवेश कर जाता है, ठंडे पानी के, जैसे स्विमिंग पूल में या तालाब में किसी में प्रवेश कर जाता है, तो उस व्यक्ति के पैरों में जो ग्रंथि होती है, वेरिकोज वेन होती हैं, उसी को हम शिरा ग्रंथि कहते हैं। तो क्लांत व्यक्ति जो थका हुआ होता है, उसमें ऑलरेडी वायु प्रकोपित हो जाती है, तो वो वायु प्रकोपित होकर के क्या करती है? शिरा प्रतान के स्थान पर शिराओं में जाकर के गांठनुमा संरचना बना लेती है, जिसको हम शिरा ग्रंथि कहते हैं। लक्षण क्या आते हैं? जिस शिरा में शिरा ग्रंथि होगी उस शिरा का पीड़न होगा, उसमें संकुचन होगा, वो शिरा उठी हुई व्रत दिखाई देगी, पेन नहीं होगा, और वहां पर एक अचल जिसमें मूवमेंट नहीं होगा, ऐसी ग्रंथि का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर आती है मासस ग्रंथि, जो आचार्य चरक ने बताई थी। तो मासस ग्रंथि कैसी होती है? स्निग्ध होती है, महान, कठिन, जो मांस की जैसी प्रॉपर्टी होती है। मांस कैसा दिखाई देता है? चिकना होता है, महान होता है, कठिन स्पर्श वाला होता है, विशाल होता है, वेदना रहित होगा। और इसके सारे लक्षण मासस ग्रंथि के, कफज ग्रंथि के समान ही होते हैं। और इसमें शिराएं बहुत ज्यादा, क्योंकि मांस के अंदर ही ब्लड सप्लाई चल रही है, तो शिराओं से भरा हुआ होता है, शिराएं इसमें भरी हुई होती हैं। और भागवत ने जो अलग से रक्तस ग्रंथि बताई है, उसमें क्या बोला कि वातादि दोष के कारण क्या होता है? रक्त दुष्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ग्रंथि बन जाती है। और इसके जो लक्षण होते हैं रक्तस ग्रंथि के, वो सारे के सारे डिट्टो पित्तज ग्रंथि के समान ही होते हैं। फिर एक पढ़ी थी हमने, भागवत ने बताई थी अस्थि ग्रंथि। अगर अस्थियों में ग्रंथि हो जाती है तो अस्थियों का भंग हो जाता है, चोट लगती है। यानी कि अस्थि के भंग होने की वजह से, चोट लगने की वजह से, या किसी और कारण की वजह से अगर अस्थि में विषमता उत्पन्न होती है तो उसे हम अस्थि ग्रंथि कहते हैं। ठीक है। फिर इसकी सामान्य चिकित्सा क्या है? ग्रंथि की, ग्रंथि को ट्रीट कैसे करेंगे? सभी ग्रंथियों की पूर्वावस्था में आपको क्या करना है? पहले स्नेहन कराना है। ठीक है। सभी के पूर्व कर्म में आपको कोई भी, अब ऐसा नहीं है आपको एक एक द्रव्य याद करने हैं, आप बस स्नेहन याद रखिए। अब वो आपको इनमें से कोई भी एक याद रह जाए, जैसे बृहति द्वय, पिपली, चित्रक, कल्क, इनसे सिद्ध आपको पुराण ग्रंथ से उस ग्रंथि का स्नेहन करना है। स्नेहन करा के आपको वमन कराना है, क्योंकि ग्रंथि में हमने दोष पढ़ा था, कफ प्रधान त्रिदोष रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या कराना है? वमन कर्म कराना है। वमन कराने के बाद विरेचन कराना है, और फिर जो हम पंचकर्म में संसर्जन कर्म फॉलो करते हैं, वो संसर्जन कर्म फॉलो करना है। फिर वापस जो ऊर्ध्व दत्तुगत जो कफ बढ़ा हुआ है उसको निकालने के लिए शिरोविरेचन कराना है, और थोड़ा बहुत जो शरीर में कफ रह गया उसको निकालने के लिए धूम कवल गंडूश कराना है।
जिस स्थान पर ग्रंथि है उसका विमलापन चिकित्सा करवाइए और शरशप का लेप कीजिए। शरशप का लेप कैसा होगा? उष्ण होगा तो उस स्थान के कफ को पिघलाएगा। यानी कि कुल टोटल जो हम कफ के लिए पंचकर्म का यूज करते हैं वो सारी चिकित्सा आपको ग्रंथि में करानी है। अगर ग्रंथि औषध से नष्ट नहीं होती है तो शस्त्र से उसको निर्हरण कीजिए, जात्यादि घृत का वहां पर लेप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सामान्य चिकित्सा आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद वातस ग्रंथि में क्या चिकित्सा करोगे? अब अलग अलग आपको लेप वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है वैसे तो, लेकिन पढ़ लेते हैं। वातस ग्रंथि की चिकित्सा में आप क्या करोगे? जो बृहद पंचमूल, बिल्व, श्योनाक, अगरू, शोभांजन, गोजव्या, इन और तालपत्री, इनका सबको आपस में पीस करके उस स्थान पर आपको लेप करना है। ग्रंथि में पाक हो जाए तो उसको विदीर्ण करके उसमें चीरा लगा करके पोई का श्राव करा देना है। श्राव कराने के बाद आपको आरक वृत्त की क्वाथ से उसका प्रक्षालन करा देना है। फिर वहां पर तेल का अध्ययन कराइए आप, चाहे वो मधुक का हो, विडंग का हो, जिसे क्रमी भी ना पड़े। इनसे इनके दूध से सिद्ध आप तेल का अध्ययन करा सकते हैं। दशमूल सिद्ध महास्नेहपान करा सकते हैं, क्योंकि वायु बढ़ी हुई है तो हमें ज्यादातर स्नेह या स्निग्ध चिकित्सा ही करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद पित्तस ग्रंथि में पित्त को निकालने के लिए, पित्त तो रक्त को दूषित करेगा, तो आप जलोका से रक्त मोक्षण कराइए। दूध और जल से परिसेचन, क्योंकि वहां पर दाह वगैरह जैसे उष्णता वाले लक्षण मिलते हैं, तो दूध और जल से उस स्थान का परिसेचन करा सकते हो। कोकिल्यादि शीत घृत का पान करा सकते हो। हरित की चूर्ण पित्त के विरेचन के लिए यूज कर सकते हो। इक्षु रसपान है वो शरीर में शीतलता के लिए यूज कर सकते हो। तो आपको ज्यादा अलग से याद रखने की नहीं है। कफज ग्रंथि में सबसे पहले स्नेन कराओ, स्वेदन कराओ, वोमन कराओ, विरेचन कराओ। उसके बाद सारी की सारी पंचकर्म चिकित्सा आपको कफज ग्रंथि में करानी है। आस्थापन देनी है, शिरो विरेचन देना है और रक्त मोक्षण आपको कराना है। ये सब कराने के बाद ग्रंथि का वापस से स्वेदन करना है। स्वेदन करने के बाद उसका विमलापन करना है। चाहे आप अंगूठे से दबा के कीजिए, किसी लोहे के टुकड़े से या वेणु दंड से कफज ग्रंथि का विमलापन कर सकते हो। रक्त स्तंभन अगर हो गया है तो वहां पर आपको दहन कराना पड़ेगा। यदि ग्रंथि मर्म स्थल पर ना है, नहीं हो, तो आपको डायरेक्ट शस्त्र कर्म करके उसको बाहर निकाल देना है। मेदस ग्रंथि में तिलकल को कपड़े में रख करके व्रण पर प्रयुक्त करना है। लाक्षा का लेप का गर्म स्वेदन कर सकते हैं, शस्त्र से भेदन कर सकते हैं, फिर दहन करा सकते हैं। शिरा ग्रंथि में सहचर तेल का पान करा सकते हैं, उपना, बस्ती। तो इतना आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। मासस ग्रंथि में कफ की सामान्य चिकित्सा करानी है। रक्तस ग्रंथि में रक्त मोक्षण करवाएंगे। अस्थि ग्रंथि असाध्य होती है, बात आपको याद रखनी है कि अस्थि ग्रंथि कैसी है, उसकी चिकित्सा हम नहीं कर सकते। कैसी होती है? असाध्य होती है। शस्त्र कर्म वाली चिकित्सा क्या है कि अगर ग्रंथि में पाक हो जाए तो आपको पाटन कर्म करना है। उस कोश सहित पूरी ग्रंथि को बाहर निकाल के आपको वहां पर दहन कराना है। कोई भी ग्रंथि का सेप्टा अंदर छूटना नहीं चाहिए, वरना वापस से वो डेवलप हो जाएगी। इसीलिए पूरा का पूरा उसका पाटन करके ग्रंथि का निर्हरण करके आपको जला देना है, जिससे सारी की सारी सेल का वहां पर कॉटराइजेशन हो जाए और वापस से ग्रोथ ना हो। और फिर उसकी व्रण के समान आपको शोधन रोपण चिकित्सा करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो ग्रंथि का आयुर्वेद कोरिलेशन है वो कंप्लीट होता है। फिर उसके बाद हम इसका मॉडर्न कोरिलेशन बात करते हैं, वो है सिस्ट। मॉडर्न में ग्रंथि को सिस्ट से कोरिलेट किया गया है। सिस्ट क्या है? इट इज डिफाइंड एज swelling containing fluid in a sac, usually lined by epithelial endothelium या lined नाभियो। तो ये क्या सिस्ट क्या होता है? एक सेक लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें फ्लूइड प्रेजेंट होगा, जो कि एपिथेलियल या एंडोथेलियम से लाइंड रहेगा या नहीं भी होगा। तो ये सिस्ट क्या है? एक स्वेलिंग लाइक स्ट्रक्चर है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि फ्लूइड फिल्ड होगा। ये दो टाइप के होते हैं, ट्रू सिस्ट और फॉल्स सिस्ट। ट्रू सिस्ट क्या है? ये जो होते हैं एपिथेलियल और एंडोथेलियम से लाइंड रहेंगे, जैसे डर्मोइड सिस्ट है वो ट्रू सिस्ट का एग्जांपल है, सेबेसियस सिस्ट है। फॉल्स सिस्ट क्या होते हैं? इनमें ये एनाटॉमिकल स्पेस में फॉर्म होते हैं, जैसे कि एंडोथीलियम में, या हाइड्रोसील है वो भी क्या है? इनमें कोई लाइनिंग थोड़ी है। हाइड्रोसील पर एपिथेलियम एंडोथीलियम की कोई लाइनिंग नहीं है। या स्यूडो पेनक्रिएटिक सिस्ट, ये क्या है? वाटर फॉर्म बबल ही है। ये सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर ही है, लेकिन एक्चुअल में सिस्ट नहीं है। और दो टाइप होते हैं इसके, कॉन्जेनाइटल और एक्वायर्ड। कॉन्जेनाइटल क्या है? पोस्ट एंड डर्मोइड सिस्ट। और एक्वायर्ड में क्या आता है? इम्प्लांटेड डर्मेटेड सिस्ट। इनको भले ही छोड़ देना, रिटेंशन सिस्ट छोड़ दो, ये भले ही मत पढ़ो आप, ये ट्रू और फॉल्स वाले ही याद रख लेना।
फिर उसके बाद है, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैंने जब आपके नोट्स बनाए थे सर्जरी के, तो मैंने 2-3 टेक्स्ट बुक को एक साथ रख के और बनाए थे, इसीलिए कई-कई टॉपिक में बहुत जो ज़रूरत नहीं है, वो भी पार्ट उस टाइम पे लिख दिया गया है। तो जिसका अगर मैंने आपको मना किया है कि आप ये छोड़ दीजिए, तो वो सच में आप छोड़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं बस ऐसे ही मुझे पढ़ाना नहीं है इसलिए छोड़ रही हूँ, नहीं। ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों पर आपको। जो ज़रूरी है उस पर आपको टाइम लगाना है, वही चीज़ें आपको बार-बार रिपीट करनी है, क्योंकि मेन मोटिव हम पूरा पढ़ किस तरीके से रहे हैं। आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं सर्जरी में, उस अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं, तो आपको पूरी प्रिपरेशन उस अकॉर्डिंग रखनी है, ठीक है? और कई स्टूडेंट्स के तो अब नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम भी हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप बहुत जो है 1-2 बार भी अगर देखोगे चीज़ें तो आपको ईज़िली हो जाएँगी। लेकिन जहाँ भी आपको लगे कि मैम ने नोट्स में ज़्यादा लिख रखा है, तो आप बेफ़िक्र होके उस पार्ट को छोड़ सकते हो। उससे बस इम्पोर्टेंट चीज़ें आप पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन में हम लिख तो उतना ही पाते हैं। नोट्स में मैं 10 पेज भर दूँ किसी भी टॉपिक पे, लेकिन 10 पेज आप उस क्वेश्चन के एग्ज़ाम में नहीं लिख के आ सकते। तो नोट्स आपको एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग पढ़ने हैं, और बाकी आप अपनी नॉलेज के लिए जितना चाहो उतना पढ़ो, उतना ही कम है। आप जहाँ से और कहीं से भी पढ़ सकते हो, कोई और आपके पास कोई टेक्स्ट बुक हो उससे भी बहुत ब्रॉड पढ़ सकते हो, ज़्यादा पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आप एग्जाम बेस से ही पढ़ रहे हो तो जितना बताया जाता है वो सफिशिएंट है, ठीक है? तो उसमें आपको बिल्कुल ये टेंशन नहीं लेनी है कि टॉपिक छोटा ही है, इससे क्या क्वेश्चन आएगा, इसमें कितना लिख पाएंगे। बहुत सही से आपके नोट्स लिखे गए हैं, आप ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है? फिर उसके बाद एक सिस्ट और फॉर्म होता है बॉडी में जिसको हम सेबेसियस सिस्ट नाम देते हैं। ये क्या है? यह रिटेंशन सिस्टम है जो कि सीबेशियस सिक्रीशन के एक्यूमुलेशन के कारण होता है। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एरिया पर सीबेशियस ग्लैंड का सिक्रीशन होता है और वो ड्रेन नहीं हो पा रहा है, कंटिन्यू एक्यूमुलेट होता जा रहा है, तो उससे जो सिस्ट बनेगा उसको हम सीबेशियस सिस्ट कहते हैं। कैसे फॉर्म होता है ये? ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सीबेशियस ग्लैंड। अगर किसी भी कारण से सीबेशियस ग्लैंड में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो सीबेशियस सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। कॉमन साइट क्या है? स्काल्प, जहाँ हेयर ग्रोथ होते हैं, तो स्कैल्प पर सेबेशियस सिस्ट फॉर्म हो सकता है, फेस पर हो सकता है, स्क्रोटम पर हो सकता है। कंटेंट क्या प्रेजेंट होंगे इसमें? इधर जो सेबेशियस सिस्ट होंगे इसमें येलोइश वाइट पोल्टिस लाइक मटेरियल प्रेजेंट होगा विद एन अनप्लीजेंट स्मेल, सीबम, फैट, एपिथेलियल लेब्रिज, ये सारी के सारे इसमें प्रेजेंट आपको मिलेंगे। जब भी आप इसका हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन कराओगे तो डिमोडेक्स फॉलिकुलेरम ऑर्गेनिज्म इसमें आपको फाउंड मिलेगा, वही क्या करता है? सेबेशियस ग्लैंड को ऑब्स्ट्रक्ट करता है। डायग्नोस कैसे करोगे? जो कॉमन साइट है जहाँ पर फॉर्म है वहाँ पर स्वेलिंग मिलेगी आपको, शेप उसकी स्फेरिकल शेप मिलेगी, फ्लक्चुएशन टेस्ट वहाँ पर मूवमेंट करा के देखोगे पॉजिटिव मिलेगा, ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट नेगेटिव मिलेगा। ये टेस्ट मैं आपको बहुत इलेबोरेट करके पढ़ाऊंगी जब मैं आपको हर्निया पढ़ाऊंगी उस टाइम पे, ठीक है? और हाइड्रोसील में भी हम इनकी बात करेंगे। ट्रीटमेंट सर्जिकल करा के आप जो सेबेशियस सिस्ट है या किसी भी तरीके का सिस्ट है, सर्जरी करा के आप उसका एक्सीजन कर सकते हो, डॉक्सीसाइक्लिन एंटीबायोटिक दे सकते हो, ओरली विटामिन ए दे सकते हैं जिससे ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, ग्लैंड का सिक्रीशन प्रॉपर रहे, ठीक है? और एंटीबायोटिक कोई किसी भी तरीके की दे सकते हो, एनाल जैसे कि एंटी इन्फ्लामेटरी डिजीज, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का भी यूज कर सकते हैं। और आइसोट्रेटिनियन जिसका हम मेनली जो फेस पर जो सेबेशियस ग्लैंड का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है उसके लिए यूज करते हैं। तो ये जो है आप टैबलेट फॉर्म में या फिर इसका जो है ट्यूब फॉर्म में भी आता है, तो उसको भी आप यूज कर सकते हो अगर फेस पर सेबेशियस सिस्ट या फिर बैक या कहीं भी हो रहा है तो वहां पर आप इसका यूज कर सकते हो।